इससे पहला जो वीडियो था हमने उसमें स्टेप 1 टू स्टेप 7 को डिस्कस किया। वो बहुत थोड़ा सा लंबा हो रहा था, तो इसलिए फिर हमने इसे सेकंड पार्ट में ले लिया। स्टेप नंबर 8 पर हम लोग आ गए थे, जिसमें हमें परिकल्पना सही है या गलत ये चेक करना था। यानी स्टेप नंबर 8 पर आ गए थे हम, चेक हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस इज़ करेक्ट और रॉन्ग। जैसे यदि पीएच सामान्य है तो हमारी परिकल्पना गलत हो गई, क्योंकि हमने अंदाज़ा लगाया था, हाइपोथेसिस फ्रेम करी थी कि पीएच डिस्टर्ब होना चाहिए। पीएच डिस्टर्ब होने के कारण कृषि उत्पादन या एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन गिर रहा होगा, ये हमारा अंदाज़ा था। लेकिन पीएच नॉर्मल मिली, तो इसका मतलब हमारा जो अंदाज़ा था, हमने जो हाइपोथेसिस फ्रेम की थी वो गलत है। उत्पादन में कमी का कोई और कारण है, यानी पीएच इसके लिए ज़िम्मेदार नहीं है। फिर हमने सेकंड हाइपोथेसिस फ्रेम करी थी कि न्यूट्रिएंट्स का जो लेवल है सॉइल में वो कम मिलेगा, यानी कम होना चाहिए। कम होने की वजह से ही एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कम हो रहा होगा, गिर रहा होगा उत्पादन। लेकिन जब हम आंकड़ों का विश्लेषण कर लेते हैं तो हम पाते हैं कि उनकी मात्रा सामान्य है। अगर सामान्य है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो अंदाज़ा लगाया था वो गलत है, यानी उत्पादन में कमी का कोई अन्य कारण है। यदि पॉलिनेटर्स की संख्या या विविधता भी सामान्य है, यानी उनका नंबर और उनकी डाइवर्सिटी भी प्रॉपर है, नॉर्मल है, तो इसका मतलब जो हमने अंदाज़ा लगाया था कि इनकी कमी या इनकी विविधता में कमी या इनकी संख्या में कमी के कारण उत्पादन गिर रहा होगा, ये हमारा अंदाज़ा गलत है, यानी हमारी हाइपोथेसिस गलत है। जैसे यदि आंकड़े सामान्य नहीं हैं, एक तो कंडीशन ये हो गई कि आंकड़े सामान्य हैं, नॉर्मल हैं, यानी हमारी हाइपोथेसिस गलत हो जाएगी। यदि आंकड़े सामान्य नहीं हैं तो परिकल्पना सही है, मतलब पीएच के आंकड़े सामान्य नहीं हैं, यानी डिस्टर्ब मिले, या तो ज़्यादा है पीएच, एसिडिक है या बेसिक है, जो भी है, कम है या ज़्यादा है, तो परिकल्पना सही है, हमारा अंदाज़ा सही है, यानी पीएच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉब्लम। अगर न्यूट्रिएंट्स लेवल भी कम मिलते हैं सॉइल में, तो इसका मतलब हमारी हाइपोथेसिस, हमारा अंदाज़ा सही है। इसका मतलब न्यूट्रिएंट लेवल की कमी की वजह से ही एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन गिर रहा है। अगर पॉलिनेटर्स का नंबर और विविधता, डाइवर्सिटी भी सामान्य नहीं है, नॉर्मल नहीं है, तो इसका मतलब हमारा अंदाज़ा सही है। ये कंडीशंस हो सकती हैं, चाहे कंडीशन पॉजिटिव हो चाहे कंडीशन नेगेटिव हो, यानी हाइपोथेसिस हमारी सही हो चाहे हाइपोथेसिस हमारी गलत हो, हमें उसी के अनुसार काम करना है। अगर हमारी हाइपोथेसिस, ये हम डिसाइड कर ले, कैसे करेंगे, आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर ये निर्धारित होगा कि हमारा जो अंदाज़ा था, हमारी जो हाइपोथेसिस है वो सही है या गलत। अगर हमारी हाइपोथेसिस सही है तो फिर हम स्टेप नंबर 9 पर आ जाएंगे, यानी हम यहाँ डिसाइड करेंगे कि हमारी हाइपोथेसिस अगर सही है तो फिर हम उसके समाधान प्रस्तुत कर पाएंगे या करना चाहिए। अगर हमारी हाइपोथेसिस गलत है, यानी हमारे अंदाज़े गलत हैं, तो इसका मतलब हमने जो समस्या ली है उस समस्या के लिए कोई और कारण ज़िम्मेदार होगा। यानी स्टेप नंबर 9 में अगर दो कंडीशंस होंगी कि सही है हमारी हाइपोथेसिस या गलत है। अगर सही है, हमारा अंदाज़ा सही है, तो हमें सॉल्यूशन देना होगा, समस्या का सॉल्यूशन हम दे पाएंगे। और अगर हमारी हाइपोथेसिस गलत है, इसका मतलब जो हमने अंदाज़ा लगाया था कि हमारी समस्या के लिए ये कारण ज़िम्मेदार है, हमारी समस्या के लिए ये कारण ज़िम्मेदार है, अगर वो गलत निकला तो इसका मतलब हमारी समस्या के लिए कोई अन्य कारण ज़िम्मेदार है, और हम उसके बारे में, यानी चौथे कारण के बारे में फिर हम सोचेंगे कि क्या हो सकता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने सीखा कि कैसे स्थानीय समस्या को चिन्हित कर समाधान तक पहुंचा जा सकता है। ये इस फ्लो चार्ट के माध्यम से हमने ये भी सीखा कि अगर हम इस फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे तो वो
एक डायरेक्शन में वर्क होगा और हमें रिज़ल्ट यानी सॉल्यूशन, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मिलेगा। यानी सारे स्टेप नंबर 1 से लेकर स्टेप नंबर 9 तक सारे स्टेप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और सारे स्टेप्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये पाथ फॉलो करना ही है और इसी को हम लोग रिसर्च मेथोडोलॉजी कहते हैं। यानी ये वैज्ञानिक विधि है किसी भी समस्या पर कार्य करने की। ये समस्या जो हमने चुनी है ये किस सब थीम के अंतर्गत आनी चाहिए, ये भी हमें डिसाइड करना होता है। जैसा कि पिछले वीडियोस में हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं कि हमारा जो इस वर्ष का फोकल थीम है वो है अंडरस्टैंडिंग इकोसिस्टम फॉर हेल्थ एंड वेलबींग, और इसके अंतर्गत 5 उपविषय हैं। नो योर इकोसिस्टम, नंबर 2 फॉस्टरिंग हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड वेलबींग, नंबर 3 सोशल एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस फॉर इकोसिस्टम एंड हेल्थ, नंबर 4 इकोसिस्टम बेस्ड अप्रोच फॉर सेल्फ रेलियंस, 5th टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन फॉर इकोसिस्टम एंड हेल्थ। ये 5 सब थीम है। जिस समस्या पर भी हम काम कर रहे हैं, जो भी हमने वर्क किया है, वो किस सब थीम के अंतर्गत आना चाहिए, किस सब थीम में आना चाहिए, यानी हमें सब थीम भी डिसाइड करना है। तो हम इससे पहले के वीडियोस में इन सारे सब थीम्स की डिटेल भी देख चुके हैं, समझ चुके हैं। तो उसके आधार पर अगर हम इस जो काल्पनिक परिकल्पना जो हमने आप सबको समझाने का प्रयास किया, जिसके माध्यम से आपको ये समझाने का प्रयास किया कि किस तरह से नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में रिसर्च वर्क किया जाता है, इस काल्पनिक परियोजना पर कार्य करने पर हम ये देख सकते हैं कि ये किस सब थीम के अंतर्गत आना चाहिए। इन सब थीम के बारे में आप आसानी से जान चुके हैं, आप आसानी से ये अब डिसाइड कर पाओगे कि ये किस सब थीम के अंतर्गत आना चाहिए। जैसे कि हमने जो वर्क किया वो सॉइल पीएच पे किया, हमने जो वर्क किया उसमें न्यूट्रिएंट लेवल ऑफ सॉइल भी हम लोगों का हिस्सा था इस प्रोजेक्ट का, हमने पॉलिनेटर्स का नंबर एंड डाइवर्सिटी भी रिकॉर्ड किया। यानी ये सब हमारे इकोसिस्टम से रिलेटेड चीज़ें हैं, यानी ये एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं। जैसे सॉइल पीएच है, न्यूट्रिएंट लेवल है, ये बायोटिक कंपोनेंट है इकोसिस्टम के। पॉलिनेटर्स हैं, उनका डाइवर्सिटी है, दैट इज़ बायोटिक कंपोनेंट है वो इकोसिस्टम से। और इनकी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में क्या रोल है, इस पर हम लोगों ने रिसर्च की है, शोध किया है। इसलिए इस प्रकार के प्रोजेक्ट सब थीम नंबर 1 यानी नो योर इकोसिस्टम के अंतर्गत आने चाहिए। यानी अगर इस तरह का प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं, इस तरह की स्टडी अगर हमने की है, तो हमारा सब थीम होगा नो योर इकोसिस्टम। तो हमारा फोकल थीम सबका सेम रहेगा, अंडरस्टैंडिंग इकोसिस्टम फॉर हेल्थ एंड वेलबींग, और हमारा सब थीम इन 5 सब थीम में से कोई एक होना चाहिए। इस परियोजना के लिए हमारा जो सब थीम हो जाएगा वो हो जाएगा नो योर इकोसिस्टम। तो ये सब थीम डिसाइड हो गया। इसके बाद के जो वीडियो में हम हर सब थीम पर आधारित प्रोजेक्ट्स को समझेंगे। यानी हम एक और काल्पनिक परियोजना को लेकर आएंगे अगले वीडियो में, और उसका सब थीम इन 5 सब थीम में से कोई और होगा। और इस तरह से हम सब थीम को डिसाइड करना सीखेंगे, प्रोजेक्ट्स पर कार्य करना सीखेंगे। यही फ्लो चार्ट आपको 5 बार रिपीटिशन इसका मिलेगा। अगर आप इसे बार बार देखेंगे, बार बार सुनेंगे, तो आपको नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में शोध कार्य कैसे किया जाता है वो आप बहुत आसानी से सीख जाएंगे। तो इन वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक प्रॉपर टाइम से पहुँचे, इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अभी से राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में जो परियोजना आप करना चाहते हैं उस परियोजना पर कार्य प्रारंभ कर दें। थैंक यू वेरी मच।